फ्रेंड्स, यूपीएससी की कंप्लीट कोर्स की सीरीज में आज हम चैप्टर 2 का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। जैसा हमने कहा था कि हम इसे कई पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये यूपीएससी की कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज एक चल रही है जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे हम लोग सिलेबस को सारे कवर करते हैं। हम बेसिकली टिस्का फैमिली से हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और ये चैप्टर 2 जो है ये बताता है, हमें इंपॉर्टेंस बताता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। और पार्ट बी है ये इस चैप्टर का। इसमें हम लोग बेसिकली क्वाइंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वाइंस जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ क्वाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि मैं पार्ट बी शुरू करूं, मैं एक रिकैप आपको देना चाहता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। हम उसका एक रिकैप आपको देते हैं जिससे कि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मतलब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए आप एक बार एक नजर इस पर देख लीजिए। हमने कई चीजों की चर्चा की इस चैप्टर में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं पीछे जाके बैक में जाके देखूं तो हमने बताया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि किस तरह से लोग एग्रीकल्चर को डेवलप किए और कैसे कल्चर डेवलप हुआ। राइटिंग अगर आपको पता आती है तभी आप जाने जाते हैं कि आप सिविलाइज्ड हैं। चक्रवर्ती सम्राट की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र है वेस्ट से इंडस वेस्ट से ब्रह्मपुत्र के ईस्ट तक, अगर ब्रह्मपुत्र जो ईस्ट में है वहां से वहां तक एक चक्र होता था और जो इस पर राज करता था वही चक्रवर्ती सम्राट होता था। सोशल सिस्टम देखा तो बहुत ही अलग टाइप का था। नॉर्थ में कास्ट सिस्टम काफी था। फॉरेनर्स जो थे वो अलग अलग कास्ट को मतलब ऑब्जर्व करते थे। कुछ लोग हिंदू लोग मुस्लिम धर्म अपना लेते, कुछ मुस्लिम लोग हिंदू धर्म अपनाते थे। क्रिश्चियन भी अपने बीच में अपनी जगह बनाते थे। मटेरियल्स की बात करें तो स्टोन टेम्पल साउथ इंडिया में मिलता है, ब्रिक्स मोनास्ट्री को मिलती है ईस्ट इंडिया में। वर्टिकली डक करते थे, क्रोनोलॉजी का पता चलता था इससे। क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्राई क्लाइमेट आपको यूपी राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमको मिला है, जहां पे एंटीक पाएगा अच्छे से प्रिजर्व है। इंडो गंगेटिक बेसिन में ये उतना अच्छे से नहीं है, बल्कि आयरन भी लोहे में भी जंग लग गया है। बर्न ब्रिक का स्ट्रक्चर, जो स्टोन स्ट्रक्चर मैंने जो आपको बताया, बर्न ब्रिक को स्टोन को किस तरह से ब्रिक के फॉर्म में काट के वो लोग यूज करते थे कि एक उस तरह का घर बनाते थे वो लोग। ये 25,000 बीसी के चीजों को दर्शाता है कि ज्यादातर ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, इंडिकेशन है एक। मटेरियल कल्चर की बात करें तो ये गंगेटिक बेसिन है जो दिखाता है कि किस तरह की पॉटरी लोग यूज करते थे, जैसे वो रहते थे। किस तरह का फूड वो लोग अनाज के तौर पर फूड लोग यूज करते थे। टूल्स कौन कौन से थे यूज करते थे। साउथ जो लोग मरते थे उनके लिए कौन से टूल्स वेपन उनके अंदर दफनाए जाते थे। कौन से बड़े स्टोन किस चीज से उन्हें ढकाया जाता था, जिसमें मेगालिथ कहते थे। मेगालिथ जो है सिर्फ उसी लिए यूज नहीं होता था, बल्कि अक्सर जो है लोग क्रोनोलॉजी को यूज करने में भी बड़े बड़े पत्थरों का लोग यूज किए। कई बार खुदाई में भी एक मटेरियल की तरह ये यूज हुआ है। पत्थर होते थे बहुत बड़े बड़े। साइंस देखिए, ये साइंस जो होती है इससे हम लोग पता चलता है लोगों को कि खोद के कि सक्सेसिव लेवल्स में खोदते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा पुराने लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो आर्कियोलॉजी आती होती है और जो ये काम करता है वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। और हिस्ट्री के बात करें क्लाइमेट और वेजिटेशन को, तो वो हम जान सकते हैं प्लांट के रेसिड्यूज से भी हमें पता चलता है। पॉलन एनालिसिस करके हम अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान जम्मू कश्मीर देखा जाए तो ये 6000 बीसी से अंदाजा लगाया गया, 6000 बीसी तक ये रहा होगा। इस तरीके का एक अंदाजा लगा लोगों को कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान में 6000 बीसी तक ये काफी हद तक एक्टिव रहा। अब अगर बोन्स की बात है तो एनिमल्स का बोन्स को लोग एग्जामिन करते से पता चलता था कि वो पालतू है या नहीं। फ्रेंड्स, यूपीएससी की कंप्लीट कोर्स की सीरीज में अभी तक आपने जो अभी तक देखा ये एक रिकैप था। हम आपको जैसा आपने आपको कहा रिकैप देने के लिए, आप समझ गए होंगे कि हम कहां तक पढ़ा चुके हैं इसमें। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम आपको ये बताएंगे आज की वीडियो में, हम ये सीखेंगे आज की वीडियो में कि क्वाइंस कैसे, कौन कौन से क्वाइंस और किस किस तरह के क्वाइंस यूज किए जाते थे। क्वाइंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अलग अलग तरीके के क्वाइंस अलग अलग राजाओं के द्वारा यूज किए जाते थे। और क्वाइंस भी बताता है कि क्या इंपॉर्टेंस रही थी उस समय एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंस को बताने के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाइंस के लिए देखिए, पेपर आपको पता होगा, ये एक एग्जाम में भी कई तरीके से आ जाता है क्वेश्चन ये अलग अलग एग्जाम में। तो जैसे पेपर की किसने पेपर डिस्कवर किया था, किसने पेपर को बनाया था, तो ये चाइना में बनाया गया था। चाइनीज पीपल्स ने इसको बनाया था। और हालांकि इसका जो एग्जैक्ट किसने बनाया पेपर जो हम लोग आज कागज यूज करते हैं, उस कागज का जो पहली बार किसी ने बनाया था वो किसी चाइनीज पीपल ने बनाया था, लेकिन किसने बनाया था वो भी हमें पता नहीं है। और इसकी जो भी इसका मतलब खोज हुआ था 1400 आफ्टर डिकेड में, 1400 ईस्वी में इंडिया में ये यूज किया गया है पेपर। तो इंडिया में पेपर 1400 ईस्वी में यूज किया गया था, लेकिन चाइना में ये बहुत पहले से यूज हो रहा था। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि उस समय के लोगों के बारे में, कि ये हमें एक तरह का आइडिया देता है कि उस समय के लोग जो एंशिएंट पीपल या हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो किस क्वाइंस का यूज मतलब कब से कर रहे होंगे।
क्योंकि देखिए 1400 सॉफ्टवेयर डिकट में तो इंडिया में ही आया, तो इसका मतलब कि पहले वो लोग कॉइन्स ही यूज करते थे। कॉइन्स ही उनका मेन मीडियम था किसी भी चीज को ट्रेड करने का, किसी भी तरीके की धनराशि कमाने का। और क्योंकि बार्टर सिस्टम में आपको पता ही है कि जैसे बार्टर सिस्टम था पहले, तो बार्टर सिस्टम में क्या था कि लोग क्या करते थे बार्टर सिस्टम में कि लोग अनाज के बदले अनाज देते थे, या अनाज के बदले कोई चीज देते थे या कोई सर्विस देते थे। कि जैसे भाई 1 किलो धान दे दीजिए तो भाई आपको उस हिसाब से आपको गेहूं मिल जाएगा। तो इस तरह से लोग एक दूसरे में बंटवारा करते थे। तो बार्टर सिस्टम के बारे में हमने बताया ही था। अब क्वाइंस का यूज, ये पेपर का यूज 1400 आफ्टर डिकेड में इंडिया में शुरू हुआ। चाइनीज पीपल ने पेपर का मतलब निर्माण किया था। और अब हमें आइडिया इससे मिल गया कि एक आइडिया मिल गया कॉइन्स का कि हाँ मतलब एक किस तरह से वहां पे एंशिएंट पीपल लोग यूज कर रहे होंगे, यानी पहले से यूज कर रहे होंगे। क्योंकि हिस्टोरियन जितने भी हिस्ट्री के लोग हैं, जितने इतिहासकार रहे हैं, वो ज्यादातर हमें इन्हीं चीजों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि कॉइन्स को किस किस तरीके से अलग अलग तरह से लोग यूज करते थे। आप देखिए कॉइन्स किस चीज से बने होते थे। जो इस कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं वो अक्सर मेटल्स के बने हुए होते थे पहले के लोग, क्योंकि मेटल्स वहां आसानी से उपलब्ध था। क्योंकि कई अलग अलग देशों से, अफगानिस्तान से, ग्रीक से, रोमन से ट्रेड होता था। तो जैसे आपको पता ही अफगानिस्तान, रोमन, ग्रीक से ट्रेड होता था, तो उससे क्या होता था, कई कई तरीके की मेटल्स हमारे देश में आते रहे हैं ट्रेड के माध्यम से। तो उसमें हम लोग देखिए कॉपर का उसमें कॉइन ज्यादातर यूज किया जाता था। सिल्वर के कॉइन ज्यादातर यूज किए जाते थे। गोल्ड के कॉइन जैसे आपको पता होगा गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो स्वर्ण काल गोल्ड कॉइन्स के कारण ही इसको कहा जाता है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ देखेंगे। और लेड का यूज किया जाता है, जिससे आज के डेट में पेंसिल बनती है। जो हम लोग पेंसिल आज के डेट में करते हैं, जो ग्रेनाइट के चट्टानों से भी मिलता है, या ज्योग्राफी के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो लेड की मेटल यूज किया। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये कॉमन कॉइन मतलब मेटल्स हैं जिससे कॉइन्स बनाए जाते थे। अब देखिए कनिष्क के समय में देखा जाए, कनिष्क का जो पीरियड था, कनिष्क के समय में क्या हुआ था कि जो कॉइन्स जो था वो क्ले का होता था। मतलब एक मिट्टी का हम लोग मिट्टी का एक कॉइन्स यूज करते थे। और सारे कॉइन्स मिट्टी के बने हुए होते थे। और लेकिन ये जब गुप्ता का पीरियड यहां से गया तो ये पूरी तरह से गायब हो गए। हम ये देखिए इसका मतलब ये नहीं कि कनिष्क के पीरियड में सिर्फ मिट्टी के ही यूज किए जाते थे कॉइन्स, बल्कि अलग अलग तरीके के कॉइन्स भी यूज किए जाते थे। लेकिन जो कनिष्क के समय में, उस समय क्ले कॉइन का काफी प्रचलन था, बहुत ज्यादा यूज किया जाता था उस समय। क्ले को, मिट्टी को काफी यूज किया जाता था, क्योंकि उस पर कोई भी आकृति बनाना उन लोगों के लिए काफी इजी था, क्योंकि उसमें इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो उन लोगों के लिए काफी इजी था बनाना। तो अब ये चीज हमने समझी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉइन्स की स्टडी को ये इंग्लिश के सेक्शन में काफी पूछ देता है एसएससी में। तो एसएससी और बैंक वालों का तो ये बैंक का ये फेवरेट मतलब क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स किसे कहते हैं। ये रीजनिंग में भी आ जाता है। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स को। न्यूमिस्मैटिक्स होता है जिसमें हम लोग कॉइन्स को रीड करते हैं, कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं। कि जैसे कुषाण ने मतलब क्ले कॉइन्स यूज किया, तो ये किसी ना किसी ने मतलब डिस्कवर किया होगा, किसी ना किसी की रिसर्च का नतीजा होगा ये, कि जो हमें पता चला कि हाँ भाई मतलब कुषाण ने कौन से किस तरीके के मेटल्स या क्ले का यूज किया बनाने के लिए कॉइन्स को। तो ये न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले के समय में क्या था कि बैंकिंग सिस्टम नहीं था। जिस तरह आज के हमको मॉडर्न डेज में हमको जैसा मिल जाता है बैंकिंग सिस्टम, वो पहले के जमाने में बिल्कुल पहले के समय में नहीं था। और इसीलिए क्या करता था, लोग क्या करते थे अपने पैसे को जो भी वो कमाते थे कॉइन्स के रूप में, वो ज्यादातर जो अर्थन पॉट्स का मतलब मिट्टी के जो घड़े होते हैं, जो पॉट्स वगैरह लोग बनाते थे। हड़प्पा में इसका काफी जिक्र होगा अगले आने वाले चैप्टर में। तो अर्थन पॉट ये लोग बनाते थे, या ब्रासवेयर जो था इनका, ब्रास का जो भी बर्तन होता था जिसमें ये रखते थे, तो ब्रास जैसे होता है। उसके बाद आपका और जितने भी वेसल्स या जो भी चीजें होती थी, मतलब कोई भी एक पात्र टाइप का जिसमें वो इस चीज को मेंटेन करके रखते थे, और इसी में पैसे को अपने वो सारे रखते थे, और उसे उसकी होल्डिंग करते थे। होल्ड का मतलब होता है जमाखोरी। मतलब उस चीज को लोग जमा करते थे जो कि उनको हेल्प करती थी बुरे समय में। जैसे आज के डेट में लोग पैसे बैंकों में रखते हैं, कि जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उस समय लोग क्या किए थे कि जो कई लोग ऐसे थे कि जिनके पास पैसे नहीं थे। पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में क्या हुआ कि कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो पेंडेमिक में लोगों ने क्या किया, जो भी उन्होंने जमा करके रखा था अपने, उनका हार्ड टाइम था ये, तो उन्होंने क्या किया कि उसको बैंक से अपना निकाल के उसको यूज किया।
जैसे मैंने डिमोनेटाइजेशन के बारे में कहा, तो जिसमें मुद्रा को खत्म कर दिया गया था, मतलब एक 500 और 1000 के नोट को सीधे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, तो उसको भी लोग बदलाव के लिए बैंक ही जाते थे। तो मतलब एक सिस्टम था कि जिसमें लोग आज के डेट में लोग यूज करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, इसलिए लोग अलग अलग पॉट्स में वगैरह में रख के ये लोग इसको यूज करते थे। अब देखिए ये, लेकिन हाँ एक चीज और यहाँ बड़ी मजे की बात है कि यहाँ से ये लोग सिर्फ कॉइन्स ये लोग नहीं रखते थे, बल्कि कुछ ये लोग जो चीजें मिंट वगैरह जो लाते थे, जो अब्रॉड से लाते थे, खासतौर पे जैसे अब्रॉड उस समय का अब्रॉड, जैसे मान लीजिए कि रोमन एम्पायर से, जैसे मैंने बताया कि ट्रेड होता था ग्रीक से होता था, तो रोमन एम्पायर से जो भी लाते थे अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री के दूसरे भागों से भी ले आते थे, तो कोई उतना कनेक्शन नहीं था, उतना कम्युनिकेशन नहीं था, एक इंडिया के लोगों का ही आपस में कम्युनिकेशन नहीं था, साउथ ऑफ द विंध्या या नॉर्थ ऑफ द विंध्या, तो इसमें काफी मतलब गैप था, तो कम्युनिकेशन गैप था। तो वहां के भी अलग अलग क्वाइंस, अलग अलग राजा हुआ करते, छोटे छोटे ढेर सारे राजा थे, तो वो अलग अलग कंट्री के अलग भागों में काम करते हैं। तो उस समय वो लोग उन चीजों से भी, वहां से जो बाहर से, जैसे आज मान लो नेपाल की मुद्रा हुई, मान लीजिए नेपाल का हम लोग नोट रखते हैं और जापान का रखते हैं, ठीक उसी तरह से ये लोग अलग अलग तरीके की कॉइन ये लोग रखते थे, और उसकी वैल्यू कभी ज्यादा रहती थी कभी कम रहती थी। जैसे डॉलर होता है तो डॉलर की वैल्यू ज्यादा हम लोग एक्सचेंज करा लेते हैं, तो उस तरह से कई चीजें बहुत ही वैल्यूएबल होती थी कई 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 बड़े बड़े डायनेस्टीज की। तो उसको जो छोटे डायनेस्टी के लोग होते थे वो अक्सर भजा लेते थे और कई बार नहीं भी भजता था उनका। तो ये सारा चीज था। अब देखिए क्या था कि ये सारे कॉइन्स जो हैं ये ज्यादातर प्रिजर्व करके रखे गए हैं, आज भी रखे गए हैं म्यूजियम में। अब ये म्यूजियम कहाँ कहाँ है, देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, यूपीएससी में भी बनता है इसका क्वेश्चन, और ज्यादातर ये फोकस करते हैं कि आपको कोई ऐसा शहर दे देंगे जिसमें मतलब इनका म्यूजियम ना हो, तो उसका जिक्र नहीं करेंगे, या कोई गलत शहर का नाम दे देंगे। तो देखिए शहर कौन कौन से जहां म्यूजियम है, जहां पे ये प्रिजर्व करके रखे हैं कॉइन। देखिए कलकत्ता है, आपका पटना है, लखनऊ है, दिल्ली है, जयपुर है, बॉम्बे है, मद्रास है। कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे और मद्रास, ये वो जगह है, वो खास जगह है जहां पे म्यूजियम है, जहां पे कॉइन्स को रखा गया है। अब देखिए क्या है कि कई इंडियन कॉइन्स जो है वो ऐसा नहीं कि मतलब दूसरे देश का, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके कहा था कि नेपाल की जैसे हमने मुद्रा रख ली, तो सिर्फ हम ही लोग नहीं मतलब ये होल्डिंग का काम करते, ये अलग अलग देशों के लोग भी करते थे। तो क्योंकि इंडियन कॉइन्स जो अलग अलग देशों के में पाई गई है, वहां के जो प्राचीन लोग हैं, एंशिएंट पीपल हैं, जिस तरह यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उस समय वहां के भी जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं वो लोगों ने काफी होल्ड करके रखा था, या वहां पे भी जब खुदाई होती है तो मिलता है। वो ज्यादातर नेपाल, जैसे नेपाल है, नेपाल में भी इंडियन कॉइन्स बहुत मिले हैं अलग अलग राजाओं के, जो कि उन्हें ट्रेड में मिले होंगे। बांग्लादेश में मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं, पाकिस्तान तो खैर पहले इंडिया का ही था, और अफगानिस्तान में भी मिला है। अब तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। अब देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल, आपको पता है ब्रिटिश रूल इंडिया में बहुत समय तक रहा, ब्रिटिशर्स ने बहुत समय तक यहाँ इंडिया में राज किया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ का मतलब वो लोग क्या करते थे, जो कॉइन्स ज्यादातर होता था, वो ज्यादा जितने नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मात्रा में जो कॉइन था, क्योंकि ब्रिटिशर तो बाद में आए थे, तो जो पहले के कॉइन्स इंडियंस ने बाकी प्रिजर्व करके रखे, तो उसको ब्रिटिशर जैसे खुदाई हुई तो मान ली उनको मिल गया, तो उसको अलग अलग प्राइवेट कुछ को उन्होंने गायब कर दिया, यानी अपने प्राइवेट जगहों पे रख लिया, अपने मतलब पुरानी चीजों के कुछ लोग शौकीन थे, कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो पुराने चीजों कलेक्ट करने के शौकीन थे, तो उनको कॉइन्स मिल जाता था, उसको प्राइवेटली रख लेते थे। और कुछ कॉइन्स जो था वो पब्लिक के कलेक्शन में, मतलब उन्होंने कुछ को यूज कर लिया था अलग अलग मेजर डायनेस्टीज का, और कुछ को पब्लिश करते थे, एक मतलब मान के चलिए कि एक एग्जीबिशन की तरह, एक प्रदर्शनी की तरह उसको करते थे, और उसी को कई अलग अलग म्यूजियम में उन्होंने रखा है। क्योंकि हमने, अब अगर आप देखेंगे तो आपको कैटलॉग पूरा मिला। कैटलॉग मतलब कि एक वो जगह जहां पे आप अपने सारे सामानों को, मतलब अलग अलग तरह की चीजों को आप दिखाते हैं और उसको वहां से आप सेल करते हैं, सेल भी करते हैं कई बार म्यूजियम में भी ये रखाता है, जिससे आप टिकट लेते हैं और टिकट से पैसे कमाते हैं। तो ये ज्यादातर होता था ब्रिटिश, आप देखेंगे तो इंडियन कॉइन्स आपको ज्यादातर मिलेंगे ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन में आपको ज्यादातर कॉइन्स मिलेंगे। इंडियन कॉइन्स जो लोग इंडिया से वो लोग लेके गए, कमा के लेके गए, या उन्होंने छीन के लेके गए, जो भी उनके पास रहा वो उन्होंने लगा दिया वहां। और ब्रिटिश के जो वहां के जो कॉइन्स थे वो भी, मतलब वो कई बार यहाँ पे भी लाते अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने आप को जैसे उन्होंने बड़ा दिखाने के लिए वो लोग करते थे। तो वो यहाँ के म्यूजियम कलकत्ता में अगर आप जाएंगे तो वहां के म्यूजियम में आपको कॉइन्स मिल जाएंगे ब्रिटिश कॉइन्स के। अगर आप इसमें डीपली जानना चाहते हैं कि कौन कौन से म्यूजियम में कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉइन रखे गए हैं, तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो कमेंट कीजिएगा, मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। कॉइन्स जो था उसमें कई तरीके के सिंबल्स होते थे। कॉइन्स जो बनते थे पहले उसमें कई तरीके के सिंबल्स होते थे, और ये ज्यादातर होते थे
अलग तरह के सिंबल्स होते थे। एंशियंट जितने राजा थे और राजा गॉड्स डेट वगैरह उनके होते थे। तो ये पहले क्या था कि एंशियंट इंडियन के क्या था कि एंशियंट इंडिया में जितने भी कॉइन्स यूज किए जाते थे उसमें सिंबल्स बनाए थे, जैसे कि किसी पे काऊ का बना दिए लोग। जैसे मान लीजिए ये क्वाइन है तो उस पर मान लीजिए एक उन्होंने एक मान लीजिए एक उन्होंने गाय का बना दिया ऐसे, तो गाय का उन्होंने बना दिया, गाय का इस तरह से बना दिया उन्होंने। और सॉरी मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसको, लेकिन गाय का उन्होंने बनाया और मान लीजिए इस तरह से और गाय का बना दिया, फिर किसी पे उन्होंने डॉग का बना दिया, फिर कुछ अलग अलग तरीके की या कोई सिंबल बना दिया, मान लीजिए ये है और इसमें एक ट्रायंगल बना दिया उन्होंने। तो इस तरह से मतलब ऐसा कुछ खास कई चीजें ऐसी थी जो हमारे हाथ में नहीं भी आई हैं। क्योंकि क्लियर का मिट्टी के भी आपने जैसे सुना है कि मिट्टी के भी कॉइन्स थे वहां यूज किए जाते थे, तो मिट्टी कॉइन्स कितने दिन तक बचेंगे, तो वो भी एक बात थी। लेकिन जो बाद के कॉइन्स बने वो वहां के जैसे राजाओं ने खासतौर पर जैसे गुप्त काल में समुद्रगुप्त थे, वो काफी उन्होंने मतलब कॉइन्स वगैरह उन्होंने निकाले थे अपने प्रचार प्रसार के लिए। कनिष्क ने भी किया था ये काम। तो इसमें जो वो लोग यूज करते थे उसमें किंग का नाम मेंशन करते थे या गॉड्स का नाम या डेट्स का नाम या तीनों का नाम, या तो दिन तिथि का नाम बताते थे वो लोग की। जैसे कुछ कुछ कॉइन्स ऐसे मिले, जैसे मान लीजिए कॉइन्स है, अब उसमें मान लीजिए कोई राजा का ऐसे राजा मान लीजिए ऐसे करके राजा का चित्र बना हुआ है, तलवार लिया हुआ, अब उसमें मान लीजिए कि उसमें वो यहाँ पे कुछ लिख दिए 300 BC, तो ऐसे लिख लिया उन्होंने। तो एक इस तरह से डेट भी होते थे, कई बार गॉड्स के भी नाम उस पर रहते थे, जैसे कि पशुपति जो उसमें के गॉड थे, तो उसमें लोग पूजा करते थे उनकी। तो ये सारी चीजें थी। तो इस तरह से वो लोग उसमें देखिए पहले के समय में क्या था, सिंबल्स यूज किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि किंग गॉड्स डेट्स ये भी होने लगा, इनके भी नाम इसमें इंक्लूड होने लगे कॉइन्स में। अब अगर सर्कुलेशन की बात करें तो जहां पे भी इस कॉइन्स का सर्कुलेशन होता था, वो जो एरिया होता था कॉइन्स का, वो हमें मतलब उससे अब हम ये इतना समझ सकते हैं कि हिस्ट्री को कई बार अलग अलग डायनेस्टी में रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। क्योंकि देखिए सर्कुलेशन क्या था कि कई बार एक डायनेस्टी का हमें कॉइन मिला दूसरे डायनेस्टी में, फिर दूसरे डायनेस्टी का मिला हमको तीसरे डायनेस्टी में। तो इस तरह से अलग अलग तरीके का इससे हिस्ट्री को कई बार रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती थी। क्योंकि होता क्या था ज्यादातर कि डेट्स जब हिस्टोरियन डेट का पता लगा रहे थे तो उसमें कई बार ये चीजें काफी बड़ी दिक्कत बनती थी। इसीलिए ये कॉइन्स भी एक अच्छा माध्यम था रिकंस्ट्रक्ट करने का। क्योंकि कई में तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेट भी लिखी रहती थी, तो उसको अलग अलग डायनेस्टी कहाँ कहाँ कौन कौन सी डायनेस्टी थी, अब वो मिल रही है किसी और डायनेस्टी में, किसी और डायनेस्टी के मतलब वहां के लोगों के द्वारा मिल रही है। तो इससे ये लोग थोड़ा अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो लेकिन कॉइन्स जो था वो एरिया ऑफ सर्कुलेशन के हिसाब से हम लोग कई बार हमें अलग अलग डायनेस्टियों के बारे में बताई है, कॉइन्स के द्वारा पता चला है हमें। और ये ज्यादातर हुआ है इंडो ग्रीक के समय में, जो कि इंडिया में आए थे। इंडो ग्रीक्स जो ग्रीक पीपल थे वो इंडिया में जो आए थे, वो आए थे नॉर्थ अफगानिस्तान से वो आए थे। और यहाँ 200 BC से 100 BC तक ये लोग राज किए थे। 200 BC से 100 BC तक ये लोग यहाँ पे मतलब रूल किए। और उस समय ये लोग जो है मतलब आए थे और उनकी डायनेस्टी काफी मतलब मिक्सचर हो गई, क्योंकि उनके कॉइन्स भी आए और हम लोग के कॉइन्स भी वहां गए, तो काफी एरिया ऑफ सर्कुलेशन काफी बढ़ गया। और इससे क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा डायनेस्टीज को, अलग अलग तरीके की डायनेस्टी को के बारे में हमको पता भी चला और वहां रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया। अब देखिए कॉइन्स हमें यह भी बताता है इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में। किसी भी देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में हमें जानना हो तो कॉइन्स भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, जैसा कि हमने रिकंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताया पिछले स्लाइड में। तो ये कॉइन्स जो है हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताता है कैसे। अब हम आगे देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे कॉइन्स थे जो इशू किए जाते थे, जो गिल्ड्स होते हैं मर्चेंट्स के, उनके द्वारा, गोल्ड स्मिथ जितने होते हैं, जितने सुनार होते हैं उनके द्वारा। और ये होता था, ये सब कुछ होता था वहां के रूलर्स के परमिशन से, वो राजा के परमिशन से ये सब होता था। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज बता दें, ये अक्सर यूपीएससी में एक बार आया था, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, लेकिन यूपीएससी में ये आया था गिल्ड्स के बारे में। गिल्ड्स क्या होता है, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट। तो गिल्ड्स क्या है, गिल्ड्स आपका है ऑर्गेनाइजेशन एक कह सकते हैं आप, इसे ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि जिसमें ढेर सारे मर्चेंट यानी ट्रेडर जो हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और आके उसमें मतलब सारे मेंबरशिप लेते हैं और मेंबरशिप लेके ट्रेड करते हैं। तो ये गिल्ड्स होता है। गिल्ड ज्यादातर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह मान सकते हैं कि जिसमें ढेर सारे मेंबर हो, कमेटी जैसे बनती है, ठीक उसी तरह से एक गिल्ड्स भी होते थे। तो ये आपको पता चल गया होगा। और गोल्ड स्मिथ, ये देखो जो कॉइन्स थे, यहाँ कहने का मतलब है कि कॉइन्स कौन इशू करता है, यही मेंबरशिप के जो गिल्ड्स थे ये सारे, ये लोग मिलकर आपको कॉइन्स को इशू करते थे। और गोल्ड स्मिथ भी इशू करते थे, यानी सोनार जो होते थे वो भी, जो आज के डेट में सेठ महाजन है, तो वो लोग भी इशू करते थे। और ये सब होता था वहां के रूलर की परमिशन से, बिना परमिशन के वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि सेफ्टी वाली बात, आगे सेफ्टी तो देना है राजा को ही, तो इसलिए था। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि कॉइन जो इशू होता था, इससे हम ये चीज को दर्शाती है कि किस तरह से
कि क्राफ्ट और कॉमर्स था, वो जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स था उस समय का, क्राफ्ट और कॉमर्स था, वो ट्रांजेक्शन करता था बड़े स्केल पे। अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो क्राफ्ट और कॉमर्स जो है वो इंपॉर्टेंट कॉइन्स का जो भी क्राफ्ट होता था और जो उसका जिस कॉमर्स में उसको जिस तरह से यूज करते थे वो मदद करता था ट्रांजेक्शन करने पे, बड़े बड़े स्केल पे जब वो लोग ट्रेड करते थे तो उसमें मदद करता था। तो ये हमने यहाँ क्या सीखा कि जो गिल्ड्स और मर्चेंट्स थे वो इशू करते थे कॉइन्स को, और गोल्ड स्मिथ भी इशू करते थे, और ये सब होता था वहां के रूलर की परमिशन से। और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉइन हैं उससे क्राफ्ट, उनके क्राफ्ट और कॉमर्स के जो होते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि ट्रांजेक्शन जैसे होता था वहां बहुत ही बड़े लेवल पे होता था। तो ये एक इकोनॉमिक हिस्ट्री हमको पता चली, इकोनॉमिक से इसका लिंक हो गया। अब दूसरे अगर पॉइंट की बात करें हम, तो हमें क्या हुआ है कि हमें पोस्ट मॉडर्न इरा के हमें बहुत बड़े लेवल पे हमें क्वाइंस मिले, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्वाइंस हमें मिले हैं जो कि ज्यादातर बने हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम्स के। पोस्ट मॉडर्न टाइम्स के मिले, ऐसा नहीं कि मतलब उसके पहले नहीं बने थे, लेकिन जिससे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ज्यादा है कॉइन्स का, वो हमें मिला है पोस्ट मॉडर्न टाइम्स का। और ये ज्यादातर, और ये जो सारे जो कॉइन है ज्यादातर बने किस मेटल के, ये सब ज्यादा बने हैं लेड के बने हैं, पोर्टिन के बने हैं, कॉपर के बने हैं, ब्राउन्स के बने हैं, सिल्वर के बने, गोल्ड के बने हैं। तो ये मेटल रहे हैं जिनके ये कॉइन बने हैं। अब यहां पे आपको एक चीज के बारे में हम बता दें, पोर्टिन के बारे में। अब ये पोर्टिन क्या है? पोर्टिन में आपको आपका ये 3 मेटल्स का मिक्सचर है, ये 3 मेटल्स का मिक्सचर है। और ये जैसे आपका है कॉपर, फिर आपका है लेड, फिर आपका है टीन। तो शायद यही है, कॉपर, लेड और टीन। और कॉपर, लेड और टीन है, या सॉरी इसकी जगह सिल्वर भी हो सकता है, सिल्वर भी यहाँ पे हो सकता है ये, तो थोड़ा सा में कंफ्यूजन है, लेकिन इसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा। खैर, तो ये कॉपर, लेड और टीन, ये 3 चीजों का ये मिक्सचर है पोर्टिन। और ये ज्यादातर होता था, ये ग्रीस के लोग वहां जो थे वो ज्यादातर ये लोग यूज करते थे, जितने ग्रीक पीपल थे वो लोग ज्यादातर ये यूज करते थे। ग्रीक पीपल जो थे वो पोर्टिन, मतलब वो वहां की, वो ज्यादातर उनके राज्य में पोर्टिन, जैसे हम लोग यहाँ लेड, कॉपर, हम लोग ब्रॉन्ज मेटल बोल दिए, तो वो वहां पे नहीं होता था, वहां पे ज्यादातर होता था ये ग्रीक के लोग पोर्टिन के यूज करते थे। इसी तरह मतलब, खैर इसका यहां से कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बिलन यूज किया जाता था किसके द्वारा? रोमन एम्पायर के द्वारा। रोमन एम्पायर के लोग जो थे वो जो अपना ट्रेड करते थे वो करते थे बिलन, जैसे पोर्टिन है वैसे बिलन है। अब तो आगे चलते हैं। देखिए गुप्ता ने क्या किया है, सबसे बड़े लेवल पे उन्होंने इशू किया है गोल्ड कॉइन को। गुप्त काल में क्या हुआ था कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, तो कॉइन्स तो पोस्ट मॉडर्न एरा में हमको दिखा है, लेकिन जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे, क्योंकि गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता था, तो ये इसका डायरेक्ट लिंक था। तो ये गोल्ड कॉइन उन्होंने इशू किया है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि उस समय का ट्रेड जो था वो काफी हद तक मतलब मजबूत था, काफी फल फूल रहा था, बढ़ रहा था आगे। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न टाइम आया वो उसमें हमें कुछ गोल्ड के सिर्फ फ्यू कॉइन्स, मतलब गोल्ड के सिर्फ फ्यू कॉइन्स हमें मिले हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि किस तरह से ट्रेड और कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ था उस समय। ये ऐसा इसलिए बोला क्योंकि गोल्ड कॉइन जो होता था काफी कीमती होता था, और गुप्त काल में इसको पाया गया। गुप्त काल में काफी मतलब समुद्रगुप्त थे, उन्होंने एक नए लेवल पे लेके गए थे, उनको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, उसके बारे में गुप्त काल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये गोल्ड कॉइन जो इंडिकेट करता है वहां से ट्रेड फ्लोरिश कर रहा था, बढ़ रहा था। और पोस्ट मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्न टाइम में कुछ ही कॉइन्स हमको गोल्ड के मिले हैं जो कि इंडिकेट करता है कि कॉमर्स और ट्रेड डिक्लाइन हुआ था होगा उस समय। किस तरह का एक हमको इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है गुप्त काल का। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं लास्ट चीज क्वाइंस के विषय में। देखिए क्वाइंस में क्या था, सिंबल्स थे, रिलीजियस सिंबल्स थे क्वाइंस में, और जिसमें क्वाइंस में ज्यादातर क्या होता था, रिलीजियस सिंबल्स होता, धर्म का जो सिंबल होता है किसी का वो होता था। और लीजेंड जितने थे, जितने भी लोग बहादुर लोग होते थे, जितने लोग वीर पुरुष होते थे, जैसे आज के दौर का आप जैसे आप मूवी देखिएगा आपने बाहुबली, उसे मान लीजिए, तो उस टाइप का जैसे उनका जो होता था वो लीजेंड का फेस, वो लोग या उनका कोई सिंबल उसको यूज करते। जैसे देखिए बाहुबली में आपने देखा होगा उनके मुकुट पे कुछ इस तरीके का सिंबल बना हुआ था, कुछ इस तरीके का था, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से उनके सर पे भी बना रहता था, ये टीके के टाइप का ये बना रहता था। तो कुछ इसी तरीके का मान लीजिए कि अगर कॉइन बन रहा है तो इसी में मान लीजिए ये कॉइन है, अगर है तो मान लीजिए उस समय ये मान लीजिए माहेश्वरी का कॉइन है ये, तो ये माहेश्वरी का कॉइन इस तरह का रहा होगा। तो इस तरह लीजेंड के फेस वहां यूज करते थे। और वहां के जो मैं फिल्म का नाम मैंने आपको यहां से लिया जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि ये क्या चीज है।
और क्योंकि जो एक्चुअल चीज है वो किसी को पता नहीं, वो हिस्टोरियन ने एक अंदाजा लगा के बोला है, तो उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ लीजेंड के फेस किस तरह से, जैसे मैंने बाहुबली का एग्जांपल देके आपको समझा, आप समझ गए होंगे। और उनकी वीरता को भी कई बार दिखा, जैसे युद्ध में वो लड़ रहा है, मान लीजिए कि बाहुबली ने तलवार उठा ली, मान लीजिए बाहुबली है, कमजोर लग रहा है बाहुबली, सॉरी, पर मान ये बाहुबली ने अगर तलवार उठा ली मान लीजिए, तो बाहुबली का तलवार अगर मान लीजिए ये है कि ये मान लीजिए तलवार बाहुबली ने उठाई, तो अगर ये बाहुबली ने तलवार उठा ली, तो ये इस तलवार को अगर बाहुबली ने उठा ली, तो इससे क्या हुआ कि ये एक कॉइन बन गया, इसको उन्होंने एक कॉइन के रूप में ऐसे करके बना दिया, एक कॉइन हो गया हमारा एक। तो इस तरह से उनकी वीरता को भी लोग दर्शाने के लिए इस तरह की कॉइन्स बनाते थे, तो पाए गए हैं वहां पे, कई म्यूजियम में आपको दिख जाएंगे कि इस तरह के कई कॉइन है। तो जैसे मैंने बताया कलकत्ता में भी है और बाकी जगहों पे भी है, लखनऊ दिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया, और पीछे जो जितना था उतना मैंने आपको डिटेल बताया है। तो अब आप देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। अब इसमें क्या है कि इसमें हम ये चीज क्या बताती है, हमें बताती है वहां के आर्ट और रिलीजन के बारे में, कि किस तरह से वहां के आर्ट और रिलीजन चल रहा था उस समय का, उसके बारे में बताती है। तो फ्रेंड्स ये सब था इस वीडियो में, हमने आपको क्या क्या बताया एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको रिकैप की तरह आपको दिखा देंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा क्या चीज था। देखिए रिकैप से शुरू करते हैं, क्या क्या हमने सीखा। हमने पहले सीखा कि इस वीडियो में कॉइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉइन्स के बारे में क्या पढ़ा कि पेपर जो यूज हुआ था 1400 आफ्टर डिकेड में इंडिया में हुआ था, और ये आया था चाइना से, चाइना ही ने पेपर की खोज की थी, पेपर को बनाया था। ये हमें आइडिया देता है कि एंशिएंट पीपल लोग किस तरह से कॉइन्स को यूज करते थे। एक कॉइन जो है मेटल से बना होता था, किसका, कॉपर सिल्वर गोल्ड लेड, इसका बना होता था। अब देख कनिष्क पीरियड में क्या होता, कॉइन ज्यादातर मिट्टी का बना हुआ था, और जो ये मिट्टी का कॉइन था ये डिसअपियर हो गया था गुप्त काल के समय से। और स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे हम पहले आज के समय की तरह उस समय बैंकिंग सिस्टम नहीं था, इसीलिए लोग जो है डिपॉजिट करते थे, अपने अपने पैसे को जमा करके रखते थे। जितने भी पॉट वगैरह हो गए, या उनका कोई बर्तन हो गया, या कोई सामान हुआ मिट्टी का बनाया हुआ, वो उसमें वो लोग रखते थे, और उसे एक होर्ड की तरह, उसे होर्डिंग, उसको जमाखोरी करके उसकी जमाखोरी करते थे। सिर्फ कॉइन्स नहीं रखते थे, ये रोमन एम्पायर से मिंटेड, जो इनका मिंटेड था वो भी उसमें भी ये लोग बाहर एम्पायर से जो भी पैसा आता था उसको भी, फॉरेन की मुद्रा को भी रखते थे ये लोग प्रिजर्व करते थे। ये सारी चीजें कॉइन्स जो प्रिजर्व करके रखेंगे म्यूजियम में, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, मद्रास, और कई इंडियन कॉइन्स जो फाउंड किए गए नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ब्रिटिश ने इंडिया में बहुत समय तक राज किया, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इतने कॉइन थे उन्होंने प्राइवेट करके भी रखा है, अपने पास होल्ड करके, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने कलेक्शन के लिए, दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। और कई ऐसे कॉइन्स जिन्होंने पब्लिक में भी उन्होंने दिखाया है, और जिसमें कई अलग अलग तरीके की डायनेस्टी का जिक्र है, और वो पब्लिश भी किया है अपने अपने अलग अलग म्यूजियम में। इस तरह का कैटलॉग हमें देखने को मिलता है इंडियन कॉइन्स का। ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन में आप जाएंगे, वहां आपको कैटलॉग इंडियन कॉइन्स का दिख जाएगा। ब्रिटिश कॉइन्स भी आपको मिलेंगे, कलकत्ता में मिलेंगे। अब कॉइन्स में क्या होता है, अलग तरीके के सिंबल होते थे एंशिएंट इंडिया के, लेकिन पहले सिंबल को यूज किया था, बाद में राजा का नाम, गॉड का नाम, डेट वगैरह, या ये तीनों मेंशन किया जाता था एक सिक्के के अंदर। अब एरिया सर्कुलेशन जो था वो हमें ये बताता किस एरिया में कौन सा कॉइन सर्कुलेट हो रहा है, ये हमें बताता था डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि जिस एरिया में जो ट्रेवल कर रहा है, हम ये ज्यादातर अंदाजा लगाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स मिले कनिष्क के, तो मान लीजिए कनिष्क कुषाण के कॉइन्स जैसे मिले, तो हम ज्यादा मान लेंगे कनिष्क के कॉइन है, ये कनिष्क के समय में ये थे। और इंडो ग्रीक्स जितने थे वो भी इंडिया में आए थे नॉर्थ अफगानिस्तान से। देखिए ये देखा गया ज्यादातर इंडो ग्रीक्स के समय, क्योंकि नॉर्थ अफगानिस्तान से आए थे, यहाँ पे 200 से 100 BC तक रूल किए थे, तो उनके कॉइन्स हमको देखने को मिले। अब ये कॉइन्स हमें दिखाते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में भी। जैसे कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो इशू किए गए थे, किसके गिल्ड ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन जो मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेड एसोसिएशन है, आज के डेट में ट्रेड एसोसिएशन होता है, कमेटी बनती है, उस तरह गिल्ड्स होते हैं। और गोल्ड स्मिथ के द्वारा वहां के रूलर्स के परमिशन से, राजा के परमिशन से ये लोग कॉइन इशू करते थे। और ये हमें ये भी बताता है उस समय का क्राफ्ट और कॉमर्स वहां के लोगों का, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉइन जो है वो हेल्प करता है ट्रांजेक्शन में, बड़े स्केल पर ट्रांजेक्शन में काफी हेल्प करता है। कॉइन्स हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताता है, हमें लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स मिले, कॉइन्स जो ज्यादातर बने हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम्स के बने हुए हैं, और ज्यादातर ये बने हुए मेटल्स के लेड, पॉटिंग, कॉपर, ब्रॉन्ज और सिल्वर, गोल्ड। पॉटिंग को एक बार आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, फिलहाल मैं अपनी नॉलेज से आपको बताता हूं। ये कॉपर, सिल्वर और टीन, ये तीन चीजों का बना हुआ है, ज्यादातर ग्रीक लोग इसको यूज करते थे। और इसमें कॉपर लेड और कॉपर सिल्वर में थोड़ा कंफ्यूज हूं, आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो कॉपर, लेड और टीन, ये तीन चीजें हैं उसमें, लेड, टीन या सिल्वर। एक्चुअली ये सिल्वर की तरह दिखता था ये कॉइन जो था, ग्रीक लोग उसमें ज्यादा यूज करते थे। अब देखिए गुप्ता ने क्या किया था, गोल्ड कॉइन, ज्यादातर उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, ढेर सारे गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ये दिखाता है कि वहां का ट्रेड किस तरह से कितना अच्छा चल रहा था। और पोस्ट मॉडर्न के टाइम से देखा जाए तो सिर्फ हमने गोल्ड के कुछ फ्यू कॉइन्स ही मिले हैं, जबकि सबसे ज्यादा कॉइन्स आपको पोस्ट मॉडर्न के समय से मिले हैं, लेकिन गोल्ड कॉइन मिले हैं, गोल्ड कॉइन की संख्या उसमें कम रही है। यह इंडिकेट करता है कि उस समय ट्रेड और कॉमर्स काफी डिक्लाइन हुआ होगा।
अब कॉइन्स में क्या था, रिलीजियस सिंबल होता था, लीजेंड के फेस होता था, उनकी बहादुरी, इसमें बाहुबली का आपको यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। तो ये सारी चीज थी यहाँ पे। तो आपको पता चला होगा कि किस तरह से यहाँ पे लोग मतलब सिंबल, जिस तरह से सिंबल हुआ या उनकी बहादुरी को दर्शाते थे। ये वहाँ के आर्ट और रिलीजन, आर्ट के बारे में पता, जिस तरह ये भी एक तरह का आर्ट है, एक सिक्के में इस तरीके की चीज बना देना एक तरह का आर्ट है। तो ये आर्ट और रिलीजन के बारे में पता चलता था वहां के, कि अब जिस समय के लोग जो बना रहे हैं वहां उस समय का वो आर्ट और रिलीजन पता चल जा रहा है। क्योंकि कई बार ये चेंज भी होता रहता था जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, लोगों की भावनाओं के हिसाब से, तो ये भी होता था। अब देखिए पार्ट सी इसका आने वाला है। पार्ट सी में हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, और हम और भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी सब चीजें बची हुई हैं, हो सकता है मैं इसको और 2 पार्ट में ले जाऊं। लेकिन देखिए अभी यही वीडियो आपकी 22, 23, 26 मिनट की हो गई। आप चाहें तो इस वीडियो को डबल स्पीड पे देख सकते हैं, आप चाहें तो डबल स्पीड पे देख अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो ही जाती है, यूपीएससी है ये। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया। तो यूपीएससी का ये पार्ट सी था, जो कमिंग, जो अभी आने वाला है, जल्दी कोशिश करूंगा मैं कल लॉन्च हो जाइए। और बाकी मैं शेड्यूल के हिसाब से मैं चेक करूंगा उसको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टिस्का को, तो कीजिए। इस तरह का वैल्यूएबल रिलेशन, वो भी फ्री में, आपको यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स कोई चैनल नहीं देगा। तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए अगर आप यहां तक पहुंच गए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। और वैसे भी आप टी सीरीज जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो में कहता हूं, यहां पे बोल रहा हूं, आप टी सीरीज जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या बुराई है। टी सीरीज को मैं ये नहीं कर रहा कि आप मत सब्सक्राइब, मैं टी सीरीज को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंटरटेनमेंट जरूरी है तो एजुटेनमेंट भी जरूरी है, तो एजुटेनमेंट भी कीजिए। और रिच, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको रिच गाय के सारे पेजेस वहां मिलेंगे। टिस्का मिलेगा, रिच बुक स्टोर, रिच फैशन स्टोर, रिच फुटवेयर स्टोर, सारे मिलेगा। अपने फैशन के हिसाब से आप जूते, चप्पल, कोई भी सामान आप चाहें तो उसको चुन के डायरेक्टली आप मंगा सकते हैं। तो वो आप जाइए और उसको देखिए, क्योंकि आप ये डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं अमेजोन से, आपको वहां से भी मिल जाएगा ये चीज। लेकिन चूंकि हम बहुत ही चुन के अच्छे अच्छे आइटम्स को डालते हैं, हमारे एक्सपर्ट बैठते हैं वहां पे, जो कि फुटवेयर या या ये आपका जो फुटवेयर हो गए, या आपके शूज हो गए, या कपड़े हो गए, उसको वो लोग अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही उसको डालते हैं। वहां उसमें जो काफी हाई क्वालिटी का होता है, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट जाके भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन मिलना बड़ी बात होती है। ये फुटवेयर स्टोर से मिल जाएगा, आप जाके उस पेज को लाइक कीजिए, जिससे आपको कुछ अंदाजा लगेगा कि क्या मतलब कौन सी चीजें, जब भी हम लोग हर दिन उस पर नए नए प्रोडक्ट्स अपडेट करते हैं, नए नए तरीके के, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आपकी मेहनत वहां कम हो जाएगी। तो आप करिए, इसमें आप ही का फायदा है। तो आप नीचे पेज में जाइए, पेज को लाइक कीजिए और ऑर्डर भी कीजिए अगर आपको ठीक लगा। शॉप नाउ के बटन पे भी जाएंगे, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल पार्ट सी आने वाला है, आप उस पर फोकस कीजिए। यूपीएससी का एग्जाम 4 अक्टूबर को है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप जो है अच्छे से यही पेपर दीजिएगा। पीसीएस का पेपर है 11 अक्टूबर को। तो ये सारी चीजों में पढ़ा रहा हूं, ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगी। 2021 तक मैं आपको तैयार कर दूंगा इसके लिए। लेकिन क्योंकि एक टाइम थोड़ा लगेगा इसमें, क्योंकि और भी काम में बिजी रहता है भाई। रिच ग्रुप का एक टिस्का का एक पार्ट है, टिस्का के चैनल पे वीडियो बनाते हैं हम लोग। यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स फ्री में दे रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां बड़े बड़े चैनल्स पे जाएंगे, बड़े बड़े कंपनियों में आपको ज्यादा पैसे उसके लिए चार्ज करने पड़ते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, अब से ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। और अभी तक अगर आप हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं, तो आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद।